दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HMB यानी कि होस्ट मेमोरी बफर के बारे में एज वेल एज SLC कैशिंग के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं और बहुत सारी SSD के एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी कभी मैं कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डालता हूँ ना, किसी SSD की डील डालता हूँ, तो वहाँ पे आपने देखा होगा मैं मेंशन करता हूँ उसका नैंड टाइप कौन सा है, DRAM है या नहीं, HMB का सपोर्ट है, SLC कैशिंग है, TBW कितना है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। HMB को लेके भी पूछा जा रहा था कि सर ये HMB क्या है, ये समझाइए। और बहुत सारे लोग SLC कैशिंग को लेके भी ऐसा क्वेश्चन पूछते थे। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज भी हैं। जब भी मैं मेंशन करता था SLC कैश या SLC कैशिंग, और आप कोई प्रोडक्ट पेज भी खोल के देखोगे, अमेजन का पेज देखोगे, तो बहुत सारी SSD के टाइटल में ही लिखा होता है SLC कैशिंग या SLC कैश। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता होता ना, ये प्रॉपर जानकारी नहीं होती, तो वो SLC कैशिंग को जो उस SSD के जो नैंड फ्लैश मेमोरी होती है ना, उसके साथ कंफ्यूज करते हैं और उसके बाद मुझे आगे समझाते हैं कि सर इसमें TLC नहीं है, SLC है। आप देखिए SLC कैश ऐसा लिखा हुआ है तो SLC मेमोरी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के आपको प्रॉपर जानकारी दे देता हूँ। ओके, तो पहले बात करते हैं HMB की, उसके बाद SLC कैश की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एक SSD होती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एक PCB होती है, उसमें एक कंट्रोलर होता है, एक DRAM चिप होती है। अगर वो DRAM वाली SSD है, अच्छी क्वालिटी की SSD होगी तो उसमें फिजिकल DRAM होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी बजट कैटेगरी की SSD भी आती है जिसमें फिजिकल DRAM नहीं होती है। ठीक है, तो अब इस DRAM की पूर्ति करने के लिए M.2 NVMe जो SSD होती है और NVMe जो प्रोटोकॉल है NVMe 1.2 और उसके ऊपर की जितनी वर्जन है, उसमें ये सपोर्ट है कि अगर वो SSD है वो DRAM लेस SSD है और NVMe 1.2 या उसके ऊपर के वर्जन का यूज़ करती है, वो कंट्रोलर NVMe 1.2, 1.3 या 1.4 पे चलता है, तो उसमें ये सपोर्ट है कि अगर वो DRAM लेस SSD है तो वो कंट्रोलर आपकी जो सिस्टम मेमोरी है, यानी कि सिस्टम की जो रैम है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका 64 मेगाबाइट का हिस्सा उस कंट्रोलर की DRAM की तरह यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है होस्ट मेमोरी बफर। फिजिकली जो DRAM वाली SSD होती है वो बहुत फास्ट होती है, चाहे हम सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें या रैंडम में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर DRAM लेस SSD है और उसमें ऐसा कुछ HMB जैसा ना हो और उस SSD को आपको बूट ड्राइव बनाना है ना, तो वो वर्स्ट परफॉर्म करेगी। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हार्ड ड्राइव जैसा हो जाएगा रैंडम में। ठीक है, और ऐसा ना हो इसीलिए NVMe 1.2 और उसके ऊपर के सारे वर्जन में ये प्राविधान या सपोर्ट दिया जाता है। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगा कि आपकी जो सिस्टम रैम है उसका 64 मेगाबाइट का हिस्सा एलोकेट किया जाएगा कंट्रोलर की DRAM की तरह, यानी कि SSD की DRAM की तरह, ताकि वो SSD भी एक DRAM वाली SSD की तरह परफॉर्म कर सके। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर आपने इसे बूट ड्राइव बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे रीड एंड राइट ऑपरेशन कर रहे होते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन, जहाँ पे SSD का जो DRAM वाला होना बहुत ज़रूरी है और DRAM नहीं है तो वो SSD जैसे मैंने कहा हार्ड ड्राइव के लेवल पे परफॉर्म करेगी, और ऐसा ना हो इसलिए HMB का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी SSD अगर आप देखोगे जहाँ पे लिखा होगा DRAM सेक्शन में नॉट अवेलेबल, ठीक है, NA लिखा होगा नॉट अवेलेबल, लेकिन वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा कि HMB का सपोर्ट अप टू 64 मेगाबाइट। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से अप टू 64 मेगाबाइट का हिस्सा ये आपका कंट्रोलर, जो SSD का कंट्रोलर है, वो DRAM का यूज़ कर सकता है। और SSD का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, वो यही है रैंडम परफॉर्मेंस। अगर आप उस SSD को लेके बूट ड्राइव बनाना चाहते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, तो वहाँ पे अगर रैंडम परफॉर्मेंस उसका ख़राब है तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। मतलब SSD लगवाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो हार्ड ड्राइव की तरह ही परफॉर्म करेगी, और ऐसा ना हो इसीलिए DRAM लेस SSD को भी DRAM वाली SSD की तरह यूज़ करने के लिए ये NVMe 1.2 और उसके ऊपर के जितने भी वर्जन है उसमें ये प्राविधान है कि आपकी जो सिस्टम रैम है उसका 64 मेगाबाइट का हिस्सा यूज़ किया जाएगा उस कंट्रोलर की और SSD की DRAM की तरह, ताकि आपको जो रैंडम परफॉर्मेंस है उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिले और जो स्नैपीनेस है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो आपको फील हो। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में HMB का मतलब यही होता है होस्ट मेमोरी बफर, यानी कि आपका जो कंट्रोलर है वो आपकी सिस्टम रैम का यूज़ करेगा एज अ कंट्रोलर की DRAM। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं SLC कैशिंग की कि SLC कैशिंग है क्या और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो SSD होती है, चाहे हम SATA की बात करें, M.2 NVMe की बात करें, उसमें वो जिस टाइप की SSD है, मतलब जिस टाइप की नैंड फ्लैश मेमोरी उसमें यूज़ हुई है, चाहे TLC है चाहे QLC है, अगर SLC कैशिंग जैसा कोई फीचर यूज़ ना किया जाए और उस पर डायरेक्टली डेटा राइट किया जाए ना, तो जो एक्चुअल स्पीड है TLC की अगर मैं बात करूं तो TLC का जो राइट परफॉर्मेंस है उसकी एक्चुअल स्पीड है वो है 500 से 550 या मैक्सिमम 600 मेगाबाइट
पर सेकंड, ठीक है। टीएलसी को अगर टीएलसी मोड में ही भरा जाए, यानी कि 3 बिट पर सेल मोड में भरा जाए पूरी ड्राइव को, तो इतनी ही राइट स्पीड हमें मिलेगी, 500 मेगाबाइट पर सेकंड या मैक्सिमम 600 मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। और QLC की अगर मैं बात करूं तो उसकी तो होती है 80 to 100 मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। एक्चुअल में QLC को QLC मोड में ही अगर भरा जाए तो उसकी स्पीड इतनी ही होती है। अब आप तो बोलोगे कि भैया मेरे पास तो Gen 3 की SSD है, उसमें तो 3 गीगाबाइट की स्पीड मिलती है, अगर Gen 4 वाली है तो 5.5, 6, 6.5 गीगाबाइट तक भी राइट स्पीड मिलती है। तो ये आंकड़े जो ऐसे किए जाते हैं ना, ये SLC कैशिंग से किए जाते हैं। कैसे कि अगर वो TLC नैंड फ्लैश मेमोरी, मैं यहाँ पे TLC का एग्जांपल दूंगा कि TLC नैंड फ्लैश मेमोरी है, दैट मीन्स TLC का क्या मतलब होता है कि 3 बिट पर सेल हम डेटा राइट कर सकते हैं। तो वो जो TLC सेल है उसको TLC मोड में ना राइट करके SLC मोड में राइट किया जाए, यानी कि एक सेल में एक ही बिट राइट किया जाए। ऐसे जितने भी सेल हैं पूरी ड्राइव में, जितनी भी नैंड लगी हुई है और जितने भी ऐसे सेल हैं, उनको TLC मोड में ना भर के SLC मोड में जब भरा जाता है ना, इसे कहा जाता है SLC कैशिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा मिलती है। अगर हम TLC में भरते हैं यानी कि 3 बिट राइट करने पड़ेंगे तो वहाँ पर स्पीड कम मिलेगी। वहीं पर ही हर एक सेल में एक ही बिट राइट करना है तो वहाँ पर स्पीड हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो SLC कैशिंग है इसका मतलब यही है कि TLC मोड में डेटा राइट ना करके SLC में राइट किया जाए। अब QLC, अगर आपके पास QLC वाली SSD है तो उसमें QLC यानी कि 4 बिट राइट ना करके एक एक सिंगल बिट राइट किया जाए। ऐसे इनिशियली ज़्यादा परफॉर्मेंस लिया जाता है, ठीक है। तो जब भी कभी आप एक बड़ी फाइल राइट करते हो ना, जैसे कि 5 GB की, 10 GB की या उससे भी बियॉन्ड, तो SLC कैशिंग किया जाता है। और SLC कैशिंग होता है, उसकी वजह से ही आपको ये मैक्सिमम स्पीड मिलती है, राइटिंग स्पीड, ठीक है। अगर SLC कैशिंग नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा बहुत स्लोली सारा डेटा राइट किया जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वो टाइम कंज्यूमिंग है और ऐसा ना हो इसलिए SLC कैशिंग किया जाता है। तो वो सारा का सारा डेटा SLC मोड में राइट किया जाएगा, आपसे SLC मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, फुल स्पीड में राइट किया जाएगा, मतलब कि एक एक बिट को ही राइट करके पर सेल सारा डेटा राइट किया जाएगा। और उसके बाद जब वो SSD फ्री है, कंट्रोलर फ्री है, तो बैकग्राउंड में आपको तो पता भी नहीं चलेगा, बैकग्राउंड में वो सारा का सारा डेटा TLC मोड में राइट किया जाता है और इसी को ही कहा जाता है SLC कैशिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो SLC कैशिंग है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जब हम नई SSD परचेज करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जब नई SSD परचेज करते हैं तब कि उसमें कंट्रोलर कौन सा है, नैंड कौन सी है, DRAM है या नहीं, TBW कितना है, हीट सिंक है या नहीं, गारंटी वारंटी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन ये चीज़ भी हमें कंसिडर करनी चाहिए कि उसमें SLC कैशिंग कैसा यूज़ हुआ है, यानी कि कितने ज़्यादा गीगाबाइट SLC मोड में वो कंट्रोलर, वो SSD राइट कर सकती है। जब हम नया डेटा उस पर राइट करते हैं तो कितने ज़्यादा गीगाबाइट तक वो SLC मोड में ही राइट करेगी और उसके बाद स्पीड ड्रॉप होगी, ठीक है। कोई SSD होती है जो कि 5-10 गीगाबाइट या 15-20 गीगाबाइट के बाद ही उसकी स्पीड कम हो जाती है। कुछ SSD तो मैंने ऐसे भी देखी है जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD होती है, जो कि अपना पूरा जितना हिस्सा है, मतलब पूरी उसकी जितनी साइज़ है, यानी कि 1 टेराबाइट की अगर मैं बात करूँ, 1 टेराबाइट की TLC वाली SSD है तो 1 टेराबाइट को 1/3 से डिवाइड करोगे यानी कि 333 GB, ठीक है। तो वो 300 GB तक भी SLC मोड में सारा डेटा राइट करती है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो एक फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD की ये भी एक पहचान है कि वो अपनी पूरी साइज़ यानी कि 1 टेराबाइट की SSD है और TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD है तो उसका 1/3 हिस्सा यानी कि 333 GB यानी कि 300 GB प्लस भी SLC मोड में राइट करने देती है वो कंट्रोलर, वो SSD। 300 GB का डेटा भी SLC मोड में यानी कि फुल स्पीड पर राइट करता है, उसके बाद स्पीड कम हो जाती है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की SSD है। बहुत सारी SSD मैंने ऐसी भी देखी है, जैसे मैंने कहा कि 5 GB, 10 GB, 12 GB, 15 GB के बाद ही उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जो SLC कैशिंग है वो बहुत कम यूज़ हुआ होता है। एक अच्छी क्वालिटी की SSD में SLC कैशिंग है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें कंसिडर करनी चाहिए जब हम नई SSD परचेज करने जाते हैं। तो ये है हमारी SN 570 1 टेराबाइट Gen 3 वाली बजट सेगमेंट की SSD है। अब इसमें आप जैसे ही डेटा राइट करना शुरू करते हो तो इनिशियली तो आपको 2.5 गीगाबाइट प्लस भी स्पीड मिलती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर आप इस SSD को एक बड़ी फाइल राइट करोगे या पूरा भरने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 12 GB के बाद ही इसकी स्पीड कम हो जाती है। जो TLC की एक्चुअल स्पीड है, जैसे मैंने कहा, उस पर आ जाती है। तो डाउन होके देखो कितनी स्पीड हो गई, 500 और 1000 के बीच में कहीं ना कहीं अप डाउन होती रहेगी। मतलब 12 GB तक की SLC कैशिंग है। 12 GB जैसे ही भर जाएगा उसके बाद स्पीड कम हो जाएगी। तो ये चीज़ भी कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है कि उसका पीक परफॉर्मेंस कितना है और उसके बाद डाउन होने के बाद स्पीड कितनी होती है और एवरेज कितनी होती है, ठीक है। एक आंकड़ा होता है पीक, जितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलता है, और उसके बाद वो SLC कैशिंग भर जाने के बाद स्पीड कितनी मिलती है और पूरी ड्राइव का एवरेज कितना है। तो इस पूरी ड्राइव का एवरेज है 587 मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है, जो कि कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो SN 770, ठीक है, Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD WD की 1 टेराबाइट वाला मॉडल में आप जैसे ही डेटा राइट करना शुरू करते हो तो 4500 मेगाबाइट से भी ज़्यादा स्पीड मिलती है इनिशियली, और वो सस्टेन्ड रहती है
300 प्लस गीगाबाइट तक, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ये 770 बहुत अच्छी क्वालिटी की SSD है, उसमें SLC कैशिंग बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। ये DRAM लेस SSD है, लेकिन SLC कैशिंग के मामले में बहुत बढ़िया है। ठीक है, 325 GB तक भी आपको SLC मोड में पूरा डेटा राइट होता है, यानी कि फुल स्पीड मिलती है, और उसके बाद जाके स्पीड डाउन हो जाती है। एक्चुअल जो TLC की स्पीड है उस पर वो आ जाती है 500 से 1000 के बीच में, कहीं ना कहीं फ्लोट होता रहता है। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड है 630 मेगाबाइट पर सेकंड। ये है हमारी सैमसंग की 980, सैमसंग की बजट कैटेगरी की Gen 3 SSD है। अब इनिशियली आप इसको भरना शुरू करते हो तो 2.5 GB के आसपास राइट परफॉर्मेंस मिलता है, जो कि सस्टेन रहता है 160 गीगाबाइट तक, जो कि बहुत बढ़िया है। SN 570 से बहुत बढ़िया। ठीक है, SN 570 12 GB के बाद ही खत्म हो जाती है। ये 160 GB तक SLC मोड में डेटा राइट होता है, और उसके बाद जाके स्पीड डाउन हो जाती है 500 मेगाबाइट के आसपास। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड बनती है 593 मेगाबाइट पर सेकंड। तो अगर हम 570 का और 980 का कंपेरिजन करें तो SLC कैशिंग के मामले में 980 बढ़िया है। ठीक है, प्राइस को अगर देखें तो वो वाली बढ़िया है। दोनों ही TLC है, DRAM लेस SSD है, और पीक आंकड़ा तो दोनों में ही 3 साढ़े 3 को टच करती है, लेकिन SLC कैशिंग के मामले में ये SSD ज़्यादा अच्छी है। अब ये है 980 Pro, जो कि सैमसंग की Gen 4 की SSD है। Gen 4 की अल्टीमेट तो नहीं कह सकते, 990 है वो, लेकिन 980 उससे थोड़ी सी लोअर है। तो इनिशियली डेटा आप राइट करना शुरू करते हो तो 4 गीगाबाइट के आसपास डेटा राइट होता है, और वो सस्टेन्ड रहता है 113 GB तक। अब देखो आप 980 Pro का जो SLC कैशिंग है वो 980 से भी डाउन है। ठीक है, इसमें कितना 160 GB तक रहता था, इसमें 113 GB के बाद ही स्पीड डाउन हो जाती है, और वो डाउन हो के मतलब इतनी ज़्यादा डाउन नहीं होती। इसमें डाउन होके कितनी हो गई थी 500 मेगाबाइट के आसपास। ठीक है, इसमें डाउन होके 1500 से 2000 के आसपास रहती है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 1912 मेगाबाइट है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब ये है WD-SN 850 1 TB वाला मॉडल। उसको आप भरना शुरू करते हो तो इनिशियली 5 गीगाबाइट की स्पीड मिलती है, वो 277 गीगाबाइट तक। तो इसका भी SLC कैशिंग काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू 980। 980 कितना था, 980 का था 160, और 980 Pro का तो 113। ठीक है, तो ये 277 GB तक फुल स्पीड में चलती है, और उसके बाद स्पीड डाउन हो जाती है अराउंड 1 गीगाबाइट के आसपास। ठीक है, लेकिन 980 Pro डाउन होने के बाद भी 1500 से 2000 के बीच में रहती है। ये डाउन होने के बाद 1 गीगाबाइट से 2 गीगाबाइट के बीच में अप डाउन होती रहती है। तो उसकी एवरेज स्पीड बनती है 1620 मेगाबाइट, इसकी बनती है 1912 मेगाबाइट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जानना कि उसकी पीक स्पीड कितनी है, डाउन होने के बाद कितनी हो जाती है, और एवरेज कितनी होती है, और कंपेयर करना। ठीक है, 980 Pro देखो 1912 मेगाबाइट पर सेकंड, और ये 1620 मेगाबाइट पर सेकंड। अब जबकि दोनों ही इक्वल लेवल की SSD है, दोनों ही Gen 4 वाली SSD है, DRAM है, कंट्रोलर भी काफ़ी अच्छा है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, TBW भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 600 TB का, लेकिन स्पीड में कितना फ़र्क होता है, मतलब कितने GB तक फुल स्पीड मिलती है, उसके बाद डाउन होने के बाद कितनी होती है, तो ये कंपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये है किंगस्टन की NV1, जो कि उनकी Gen 3 की सबसे लोवेस्ट क्वालिटी की SSD है। QLC NANड फ्लैश मेमोरी, DRAM भी नहीं है। तो इसका परफॉर्मेंस देखो, SLC कैशिंग के साथ भी इसका परफॉर्मेंस, राइट परफॉर्मेंस 1.6 गीगाबाइट पे शुरू होती है, और 234 GB तक उसका वही परफॉर्मेंस रहता है, और उसके बाद डाउन हो जाता है। मतलब जब SLC कैशिंग फुल हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी स्पीड देख लो, ऑलमोस्ट हार्ड ड्राइव की स्पीड पे आ जाती है। ठीक है, 80 to 100 मेगाबाइट है ये, 0 से 200 के बीच में फ्लोट होती रहती है। तो 100 मेगाबाइट मतलब जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि QLC की जो एक्चुअल स्पीड है वो हार्ड ड्राइव की जितनी होती है। हार्ड ड्राइव का जो सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस होता है 80 to 100 मेगाबाइट, QLC की भी एक्चुअल स्पीड उतनी ही होती है, लेकिन SLC कैशिंग से आपको ही ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ओके। तो वीडियो को एडिट कर रहा था तब ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि SLC कैशिंग है जो NV1 का, वो तो बहुत बढ़िया है QLC के हिसाब से। QLC वाली ड्राइव है तो उसका 1/4 यानी कि 250 GB, तो इसमें 234 GB का आपको SLC कैशिंग मिलता है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी ड्राइव SLC मोड में आप राइट कर सकते हो। तो SLC कैशिंग काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है, DRAM भी नहीं है, कंट्रोलर की जो स्पीड है वो भी कम है, TBW भी कम है। इसके हिसाब से मैं मना कर रहा हूँ कि आपको NV1 और NV2 नहीं लेनी चाहिए। उसमें थोड़े से पैसे आप ज़्यादा डालोगे तो आपको एक TLC NANड फ्लैश मेमोरी वाली SSD मिल जाएगी, जिसका TBW भी काफ़ी अच्छा होगा, उसमें ओवरऑल आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, तो NV1 लेने के लिए जो मैं मना करता हूँ ना, उसका रीज़न यही है क्योंकि एक बहुत बकवास क्वालिटी की SSD है, QLC है, DRAM भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी देख लो कितना कुछ खास है नहीं। ठीक है, और TBW भी बहुत कम है, 240 TB ही है। तो ये SSD हमें परचेज नहीं करनी चाहिए। अब ये है किंगस्टन की NV2, जो कि उनकी Gen 4 की लोवेस्ट क्वालिटी की SSD है। इसकी स्पीड देख के, इसका जो आंकड़े हैं उसको देख के आपको शायद ऐसा लगे कि ये Gen 3 की फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD है, जबकि ऐसा नहीं है। Gen 4 की सबसे लोवेस्ट क्वालिटी की SSD है, QLC है, DRAM लेस है, TBW भी 240 का ही, जस्ट सेम कहानी NV1 की है, लेकिन इसमें Gen 4 का कंट्रोलर है। तो इनिशियल स्पीड आपको Gen 4 की मिलेगी, वो भी SLC कैशिंग से। तो जैसे ही आप डेटा राइट करना शुरू करते हो तो अराउंड 2.8 गीगाबाइट के आसपास स्पीड मिलती है। वो मिलती है आपको
88 गीगाबाइट तक, और 88 गीगाबाइट के बाद स्पीड डाउन हो जाती है 500 से 600 मेगाबाइट के आसपास, और उसके बाद लास्ट में जब ये SSD पूरी भरने वाली होती है तब एक्चुअल में ये QLC की स्पीड पे आ जाती है, जो कि है 80 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, इसलिए मैं मना करता हूँ कि आपको NV1 और NV2 नहीं लेनी है। ओके, तो ये है किंगस्टन की A2000, जो कि किंगस्टन की Gen 3 की बजट कैटेगरी की SSD थी। उसमें आपको राइट परफॉर्मेंस मिलता है इनिशियली 2 गीगाबाइट के आसपास, जो कि रहता है 150 GB तक। ठीक है, अब 100 GB के ऊपर अगर 1 टेराबाइट की SSD है और 100 GB के ऊपर आपको SLC कैशिंग मिलता है ना, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की SSD आप कंसिडर कर सकते हो। और 1/3 हिस्सा यानी कि 300 GB के प्लस भी जाता है तो फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो बजट कैटेगरी की SSD के हिसाब से 150 गीगाबाइट का SLC कैशिंग मिलना बहुत बढ़िया बात है। तो 150 GB तक आपको 2 गीगाबाइट की स्पीड मिलेगी, और उसके बाद डाउन होकर स्पीड हो जाएगी 500 मेगाबाइट के आसपास। ठीक है, और एंड में तो 400 मेगाबाइट के आसपास, लेकिन फिर भी ये A2000 बहुत बढ़िया क्वालिटी की SSD थी। अब ये KC2500 का चार्ट है। इनिशियली आपको 2.5 गीगाबाइट की स्पीड मिलती है जो रहती है 150 GB तक, और उसके बाद स्पीड डाउन हो जाती है 1000 से 1500 के बीच में, यानी कि 1.2 1.3 गीगाबाइट। ठीक है, और लास्ट में ये 500 प्लस मेगाबाइट पे आ जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल स्पीड अगर आप देखो एवरेज स्पीड तो 1092 मेगाबाइट है, जो कि A2000 की एवरेज है 480, इसकी है 1092। अब ये दोनों की दोनों Gen 3 की SSD है। ये Gen 3 की बजट सेगमेंट की है, ये Gen 3 की फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD है किंगस्टन की। अब उसके बाद है क्रूशल की P1, जो कि QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है। और क्यों मैं आपको QLC लेने के लिए मना करता हूँ ना, ये चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इनिशियली आपको 1.6 की स्पीड मिलेगी, 1.6 गीगाबाइट, जो कि रहेगी 140 GB तक। तो QLC का अगर हम स्पेस देखें तो वो काफ़ी अच्छा है, 140 GB तक है, लेकिन उसके बाद स्पीड कितनी डाउन हो जाती है देख लो, ऑलमोस्ट 100 मेगाबाइट के आसपास है। ठीक है ना, ये 0 से 200 के बीच में ये अप डाउन होती रहती है पूरी SSD भरने तक। ठीक है, तो QLC की एक्चुअल स्पीड इतनी ही होती है, और इसीलिए मैं आपको QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD लेने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि स्पीड भी बहुत कम होती है, और जो उसका लाइफ टाइम है TBW है वो तो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो आपको QLC को अवॉइड करके TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD लेनी चाहिए। तो ये है क्रूशल की P5, जो कि उनकी Gen 3 की फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD है। TLC DRAM भी है, कंट्रोलर भी काफ़ी अच्छा है। तो उसमें इनिशियली आपको 2 गीगाबाइट की स्पीड मिलेगी, जो कि 100 गीगाबाइट तक रहेगी। ठीक है, मतलब इसका SLC कैशिंग 100 गीगाबाइट का है। 100 गीगाबाइट के बाद स्पीड डाउन हो जाती है ऑलमोस्ट 1 गीगाबाइट के आसपास। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपको मिलेगी 991 मेगाबाइट के आसपास। ओके, तो ये है क्रूशल की P5, जो कि उनकी Gen 4 की फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD है। इससे बढ़िया Gen 4 वाली SSD क्रूशल के पास नहीं है। तो इसमें आपको इनिशियली स्पीड मिलती है SLC कैशिंग के साथ 4.5 गीगाबाइट के आसपास, और 94 गीगाबाइट के बाद स्पीड डाउन होके 1000 से 1500 के बीच में, मतलब 1.2 1.3 गीगाबाइट के आसपास रहती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड है इसकी 1335 मेगाबाइट पर सेकंड। ओके, अब ये है सिलिकॉन पावर की A80, जो कि उनकी Gen 3 की फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD है। अब इसका ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इनिशियली SLC कैशिंग में आपको स्पीड मिलती है 2.5 गीगाबाइट प्लस है, यानी कि ये 2.7 या 2.8 गीगाबाइट के आसपास आपको राइट परफॉर्मेंस मिलेगा 150 GB तक। ठीक है, 150 GB का SLC कैशिंग है। अब 150 GB जैसे ही भर जाता है उसके बाद स्पीड डाउन हो जाती है 800 मेगाबाइट के आसपास। ठीक है, और 800 मेगाबाइट के स्पीड में डेटा राइट होने लगता है। अब इस वक्त दो चीज़ें होती है, 800 मेगा जो नया डेटा आ रहा है उससे 800 मेगाबाइट की स्पीड पर राइट किया जाता है। एट द सेम टाइम जो SLC कैशिंग है जो कि भर गया है उसको भी खाली किया जाता है। जैसे ही वो खाली हो जाता है उसके बाद फुल स्पीड में वापस से स्पीड अप हो जाती है, और उसके बाद डाउन हो जाती है, अप हो जाती है, डाउन हो जाती है। मतलब दो चीज़ें एक साथ होती है। ठीक है, SLC कैशिंग को भी खाली किया जाता है, प्लस जो नया डेटा आ रहा होता है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है, और उसी की वजह से स्पीड कहीं ना कहीं डाउन होकर 800 मेगाबाइट की हो जाती है। लेकिन बहुत बढ़िया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। ठीक है, कि SLC कैशिंग भरने के बाद कितनी देर के बाद उसको खाली किया जाएगा। बहुत सारी SSD में ऐसा होता है कि SSD जब बिल्कुल फ्री होती है ना, मतलब आप कंप्यूटर पे कुछ नहीं कर रहे हो या स्लीप मोड में चला जाता है आपका कंप्यूटर, ठीक है, या बिल्कुल आइडल में होता है, तब SLC कैशिंग को खाली किया जाता है। अब बहुत सारी SSD ऐसी भी होती है जिसमें SLC कैशिंग जैसे ही भर जाता है उसके बाद TLC में डेटा राइट किया जाता है, और जैसे ही मतलब उसी वक्त SLC कैशिंग को भी खाली किया जाता है, और जैसे ही SLC कैशिंग खाली हो जाता है उसके बाद वापस SLC मोड में डेटा राइट किया जाता है, जो कि फुल स्पीड में डेटा राइट किया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भी। अब ये है सिलिकॉन पावर की Access 70, जो कि उनकी Gen 4 की फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD है। इसमें इनिशियली आपको 5 गीगाबाइट प्लस का भी परफॉर्मेंस मिलेगा SLC कैशिंग में, और वो रहता है 100 गीगाबाइट तक, मतलब 100 गीगाबाइट का SLC कैशिंग है इस ड्राइव में। ठीक है, 100 गीगाबाइट भर जाने के बाद ये ड्राइव 2 गीगाबाइट पे आ जाती है, और लास्ट में 1 गीगाबाइट पे आ जाती है। तो एवरेज स्पीड आपको मिलती है 1707 मेगाबाइट की, जो कि अच्छी है। ओके, तो ये है S70 ब्लेड, जो कि कल ही मैंने वीडियो बनाया था, आपको रेकमेंड भी की थी। ये SSD 2 टेराबाइट वाला वर्जन है, उसका मुझे ये चार्ट मिला है। 1 टेराबाइट की भी सेम यही कहानी है। Gen 4 की SSD होने की वजह से SLC मोड में आपको जो राइट परफॉर्मेंस मिलेगा इनिशियली वो होगा 5 गीगाबाइट प्लस, और वो कंटिन्यू रहेगा ऑलमोस्ट 600 GB तक। ठीक है, 2 टेराबाइट में 600 GB तक, 1 टेराबाइट में 300 GB तक, यानी कि
1/3 हिस्सा यानी कि पूरी की पूरी SSD को, जितना स्पेस है, जितनी कैपेसिटी है, उसको पूरी के SSD को आप SLC मोड में राइट कर सकते हो। तो जैसे मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में ही कहा कि बहुत कम ऐसी SSD होती है जिसकी पूरी कैपेसिटी आप SLC मोड में राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये उनमें से एक SSD है जिसका पूरा 1/3 हिस्सा आप SLC मोड में राइट कर सकते हो। तो वो 600 GB के बाद कहीं ना कहीं स्पीड कम होती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। 1 TB की अगर मैं बात करूँ तो वो 300 GB के बाद उसकी स्पीड कहीं ना कहीं डाउन होगी, और इसलिए मैंने कहा था कल के वीडियो में कि ये SSD SLC कैशिंग के मामले में बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप 1 TB वाला मॉडल लेते हो और 300 GB प्लस भी डेटा राइट करते हो तो 300 GB तक आपको फुल मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं स्पीड कम होगी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने आपको ये SSD रेकमेंड की थी। तो अब ये है हमारी KC3000 Gen 4 वाली SSD। ये 2 TB का चार्ट है, लेकिन 1 TB की भी यही कहानी है। जैसे मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि बहुत कम ऐसी SSD होती है जिसको आप पूरा का पूरा SLC मोड में राइट कर सकते हो। ये SSD भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो ये 2 TB में इनिशियली आपको स्पीड मिलेगी 5 GB प्लस की स्पीड मिलेगी राइट परफॉर्मेंस, जो कि कंटिन्यू रहता है 640 GB तक, ठीक है। ये 2 TB है तो उसकी 1/3 तक पूरा का पूरा मतलब SLC मोड में भरते हो तो उसका 1/3 हिस्सा आप भर सकते हो। 1 TB की अगर मैं बात करूँ तो 300 GB प्लस भी आप SLC मोड में राइट कर पाओगे, और उसके बाद जाके स्पीड कहीं ना कहीं डाउन होके 1500 मेगाबाइट के आसपास मिलेगी आपको, ठीक है। और एवरेज स्पीड मिलेगी 1989 मेगाबाइट, मतलब ऑलमोस्ट 2 GB, ठीक है ना। तो ये जो अच्छी क्वालिटी की SSD होती है ना, उसको आप पूरा का पूरा SLC मोड में राइट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी में 50 GB होता है, किसी में 100 GB होता है, किसी में 150 200, लेकिन ये SSD पूरी की पूरी आप SLC मोड में राइट कर सकते हो, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसका 1/3। 1 TB है तो 300 GB प्लस, और 2 TB है तो 600 GB प्लस भी आप SLC मोड में राइट कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की SSD है। अब ये है आज की हमारी फाइनल SSD किंगस्टन की रेनेगेड, जो KC3000 है। ये उससे भी ऊपर की SSD है, बाकी सब कुछ तो सेम है, मतलब कंट्रोलर भी वही है, DRAM भी वही है, नैंड फ्लैश मेमोरी भी वही है, लेकिन इसका जो TBW है ना वो KC3000 से ज़्यादा है। KC3000 में 1 TB में 800 मिलता है, इसमें आपको 1 TB में 1000 का मिलेगा, यानी कि 1 PB का, ठीक है। अब इसकी भी सेम वही कहानी है। इनिशियली आपको 5 GB प्लस का राइट परफॉर्मेंस मिलेगा SLC मोड में, जो कि 679 GB तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं स्पीड कम होती है, वो होती है 1500 मेगाबाइट के आसपास, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की SSD है ये KC3000 और रेनेगेड, ठीक है। अगर आप 1 TB वाला मॉडल भी परचेज करते हो तो 300 GB प्लस भी आप SLC मोड में भर सकते हो। तो ये है SLC कैशिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारी SSD जितनी मुझे मिली, जितने मुझे चार्ट मिले, ये टेक पावर नाम की साइट है उस पर, और आपको सारे दिखाने की, समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SLC कैशिंग कैसे होता है, क्या होता है, कितने GB तक का होता है, और किस SSD में कितनी GB तक का होता है। तो अब आप SSD नेक्स्ट टाइम परचेज करोगे तो ये चीज़ भी कंसिडर करना कि SLC कैशिंग क्या है, कितना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू so much.